Yes, good morning, students. Again, I'm Neetu Sharma over here, your assistant teacher with the same chapter and with new topic and new lecture. So, without wasting our time, we have to start our chapter now. हमने पीछे जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जो अभी रनिंग में चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ठीक है, उसके हमने 4 टॉपिक्स वी हैव टू क्लियर. द फर्स्ट वन इज हमने पूरा साउथ अफ्रीका पढ़ा, किस प्रकार के वहाँ पे सिस्टम्स थे, किस प्रकार से कलर को लेके वहाँ पे डिफरेंसेस थे. फिर हमने पढ़ा टूवर्ड्स इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस, किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो एक नया संविधान बनाया गया उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे उन्होंने सॉल्यूशंस निकाले, ये हमने पढ़ा. फिर थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. ओके, वी हैव टू क्लियर दैट कि किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए एक, जिस प्रकार से फुटबॉल के मैच के लिए किसी भी रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, सेम एज इट इज़ किसी भी कंट्री को रेगुलर रूप में एक पॉजिटिव वे में चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए. फिर था हमारे कि हमने डेफिनेशंस पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या डेफिनेशन होती है. फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो जनरेट्स करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट को और कोऑर्डिनेशन को. फिर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो स्पेसिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और डिसीजन कौन लेगा, और किस प्रकार से एक जो लिमिट है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से जब वो किसी भी संविधान में आएगा जब ही वो आगे कामयाब होगा. तो लास्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो एक्सप्रेस करता है, एस्पिरेशंस करता है सोसाइटी को. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपका जो फोर्थ जो टॉपिक है जो अब हम आज यहाँ पे क्लियर करेंगे, दिस वन इज़ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब अगर आप देखते हो कि किस प्रकार से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और उस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड कौन कौन से प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़े थे, वी हैव टू क्लियर दैट नाउ. सो वेट, अब आप देखिए इसमें हर एक चीज़ वी हैव टू क्लियर दैट, हर चीज़ इस पर क्लियर की गई है. व्हेन यू सी हियर, मैं आपको स्क्रीन में से दिखा देती हूँ. देखिए, making constitutions for hug and diverse country like India was not an easy affair. ठीक है, इतनी बड़ी डाइवर्स जो रहते हैं, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन का रहता है, इतने उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने सारे रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करके ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कोई भी रिलीजन ये नहीं कह दे कि आपने खाली हिंदू का फेवर किया है क्योंकि आपको पता है कि हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है अपने यहाँ पे, ये ना कह दे कि मुसलमानों को इग्नोर किया गया है. स्पेशली हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा लड़ाई होती है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं किया वो नहीं किया, आप बहुत देखते हो टीवी मीडिया में बहुत आता है इसको लेके. तो ऐसा एक संविधान बनाना, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें हर एक रिलीजन को इक्वल राइट्स दिए जाएँ और हर कोई उससे खुश रहे, इतना डिफ़िकल्ट टास्क उनके साथ में, ऐसी क्या पॉलिसी हम बनाएं. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे. सेकेंड वन, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू पार्टीशंस ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियंस डिफरेंसेस एंड वाज ए ट्रेटिक एक्सपीरियंस. अगर आपने देखा होगा कि उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था धर्म को लेके. ठीक है, इट्स क्लियर नाउ. अब आपको ये दिखना है कि उस पार्टीशन में ये कहा गया कि वो मुस्लिम को नहीं चाहते हैं इसलिए अलग कर दिया. बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे उसमें, कितनी करोड़ जनसंख्या उस टाइम बर्बाद हो चुकी थी दोनों साइड की बॉर्डर को मिला के. आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट. ठीक है, तो अब आप देखिए उस टाइम में दिमाग में यही चल रहा था कि हम ऐसा कुछ करें, हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि जो ये पार्टीशन की जो प्रॉब्लम थी उसमें हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग हो गए थे, कुछ पाकिस्तान में जाके चले गए थे, कुछ इंडिया में रह गए थे. तो वो भी एक उनकी बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क था उनके लिए कि किस प्रकार से ऐसी कुछ पॉलिसी बनाई जो हाल ही में जो रिलीजन को लेके जो बंटवारा हुआ है. ठीक है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो भारत की जो एकता है धर्म को लेके वो कहीं दंगे फसाद में भड़क ना जाए, तो ऐसी उनको पॉलिसी बनानी थी जो दोनों रिलीजन उस चीज़ को माने. फिर आपका थर्ड वन बनता है इसके अंदर, ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट इन टू द रूलर्स, दे वांट टू जॉइन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अदर इंडिपेंडेंट. देखना भी उस टाइम में जो तीसरी प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की, तो ब्रिटिशों ने एक खुली छूट दे रखी थी
कि जो प्रिंसली स्टेट है, चाहे तो वो इंडिया के अंदर मिले, यूनियन इंडिया के अंदर, चाहे तो वो पाकिस्तान में जाके मिले, या वो अपने आप को इंडिपेंडेंट एक जो तहसील है या एक आप जो डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, ठीक है, एक कस्बा है, आप उसको खुद को बनाएं। यानी कि 3 ऑप्शन रखे थे ब्रिटिशों ने। नाउ इट इज़ अप टू यू, आपको क्या करना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट्स को अपन एस्पिरेशन करें, उनको हम कहें कि नहीं, यू हैव टू इन्वॉल्व इन द इंडिया। तो ये आपकी भी एक प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशंस वाज प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विथ इक्वलिटी, बट रियलिटी पीपल वर नॉट इक्वल। अब देखिए, हर जगह इक्वलिटी की बात होती है, बट आपके सामने है कि इतनी बड़ी डाइवर्स, इतना पॉपुलेशंस, इतने रिलीजियंस, क्या इक्वलिटी आज भी है? क्या समानता हर चीज़ में आज भी है? नो। आपको मैंने बहुत से एग्जांपल्स दिए हैं। अब तो चलो SC ST के लिए बहुत सी ऐसी कर दी हैं कि वो हमारे बराबर आके खड़े हो गए, कि नुकसान भी है तो कहीं फ़ायदा भी है। बट जहाँ इक्वलिटी की बात आती है, जहाँ सोच की बात आती है, सोसाइटी की बात आती है, आप खुद अपने आप चेक करके देखिए। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ अपने स्कूल में काम करने वाले 4th ग्रेड के कर्मचारियों का। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द परथुराम एंड द संजय भैया दैट आर वर्किंग इन द स्कूल। सफाई का काम करते, क्या आपके पेरेंट्स उनको अलाउ करेंगे घर में किचन तक? नो, नॉट एट ऑल। मतलब कि 35 की क्लास हो चाहे 40 की क्लास हो, उसमें से सिंगल 1 और 2 ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इन कास्ट को लेके उन पर विश्वास नहीं करते हैं। बट अदर जो भी आपकी हैं, मतलब 95% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ योर क्लास, योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू इन्वॉल्व द संजय भैया एंड द परथुराम इन योर होम एट योर किचन। ऐसा मेरा मानना है। और व्हेन स्कूल इज़ ओपन, मैं आपसे पूछूंगी कि आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में है कि members of the constitution fear that will the people of India accept the conditions. लास्ट वन, अब ये भी एक फियर, एक डर सता रहा था कि अगर हमने वो संविधान हमने बना दी, इतनी मेहनत से हमने वो चीज़ बना दी, क्या उसको बाद में हर धर्म उसको एक्सेप्ट करेगा, इंडिया की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? ये भी उनके दिमाग में एक फियर बना हुआ था। सो अब मैंने आपको यहाँ हर चीज़ आई हैव टू क्लियर दैट, मतलब कि ये मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि हम इसमें ये चीज़, हम हर चीज़ क्लियर करेंगे। अब देखिए, अब उस टाइम क्या था, द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिक ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। देयर वॉज ए ट्रेमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत दर्दनाक एक इंडिया और पाकिस्तान के व्यक्तियों के बीच में ये प्रॉब्लम थी, एक कहते हैं ना बंटवारे की, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिर अगर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, आई हैव टू क्लियर दैट इतनी बड़ी पॉपुलेशन के मद्देनज़र रखते हुए किसी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना डिफिकल्ट टास्क फॉर अस एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी आल्सो। फिर था प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आई हैव टू क्लियर दैट कि ब्रिटिश उन्होंने साफ कहा था कि प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, क्या था प्रिंसली स्टेट्स मतलब पहले ये था कि जब ब्रिटिशर हमारे यहाँ पे थे तो जो राजा महाराजा जहाँ पे राज करते थे, उस क्षेत्र में जहाँ राज करते थे, उनको उन्होंने फ्रीडम कर दिया। आप चाहो तो पाकिस्तान में मिलो, आप चाहो तो इंडिया में मिलो, आप चाहो तो अपने आप को फ्री रखो, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको मोटिवेट करना, अपने इंडिया के साथ बिठाना, उसको अपना हिस्सा बनाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द ड्राफ्टिंग कमेटी। The problems on the basis of the religious differences was seen, बंटवारे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन किया जाए, कैसे चीज़ें बनाई जाए ताकि ये ना कहे कि हमने किसी एक रिलीजन को हमने महत्वपूर्ण दिया है या हमने उसको ज़्यादा हमने प्रायोरिटी दी है। So at least 10 lakh people were killed on the both sides of the border in the partition related violence। देखिए आप 10 लाख 10 लाख बॉर्डर के अंदर, इधर पाकिस्तान के और उधर इंडिया के जो इस बंटवारे में मारे गए। देखिए आप 10 लाख की जो दर्दनाक स्थिति उनकी फैमिलीज़ की, यू हैव टू फील दैट। फिर था कि किस प्रकार से उनको वही ब्रिटेन ने कहा कि आप मर्ज करो या अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, ठीक है, या पाकिस्तान जाके इन्वॉल्व हो जाओ। फिर था कि द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हैड एक्सटिसाइज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। वो इंडिया के फ्यूचर को लेके, इंडिया की जो कंट्री का जो प्रेजेंट है, इसको लेके बहुत ही वरीड थे।
ये था हमारा कि कौन सी प्रॉब्लम जो फेस कर रहा था जब वो ड्रॉन अप कर रहे थे, जब वो बना रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वी हैव टू क्लियर हेयर 3 to 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा रास्ता चुना, कौन सा वे चुना, कहाँ कहाँ से वो इंस्पायर्ड हुए, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने ली अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, क्या उसमें फ़ायदे थे, वो हम हर चीज़ वी हैव टू क्लियर हेयर। द फर्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ओवर साउथ अफ्रीका। आपने साउथ अफ्रीका को देखा, उसमें क्या था, कलर्ड पीपल्स में था, फिर उन्होंने टुगेदर मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, लेकिन वो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए। उन्होंने तो ऑटोमेटिक उस टाइम सोचा कि नहीं, हम मिलके वाइट एंड द ब्लैक पीपल वे विजिट दैट टुगेदर टू एंड डिसीजन एंड मेक ए वन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनका ये डिसीजन था, उन्होंने एट ए टाइम वो डिसीजन लिया था। बट इट इज़ ए प्लस पॉइंट फॉर द इंडियंस के लिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मेंबर्स थे, जो संविधान बनाने वाले जो सभा थी, उनका एक पहला एक प्लस पॉइंट था, एक एडवांटेज था। वो क्या था कि डेवलप कंसेंस कहते हैं सोच ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे ही स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम चल रहा था, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए, उस टाइम उन्होंने अपने दिमाग में ऑलरेडी सेट कर रखा था कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होगा, हम ये पॉलिसी अपनाएंगे, हम ऐसी इक्वलिटी करेंगे। मतलब वो उस मूवमेंट में शामिल होने के साथ साथ पूरी जनता को इकट्ठा भी कर रहे थे कि देखिए हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं, जैसे हम आज़ाद होंगे हम ऐसा कुछ करेंगे, हम इक्वल चलेंगे। मतलब उनका ये, उनके माइंड पहले से ही सेट था इस चीज़ के लिए। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अस। And our national movement was not purely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. सोसाइटी और पॉलिटिक्स के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर थे। ड्यूरिंग स्ट्रगल टाइम में उन्होंने अपना एक रफ जो काम है वो उन्होंने कर ही लिया था पहले। सेकेंड वन, इन 1928 मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप, 1928 आज़ादी से पहले ही उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। और कब? 1928। आपको ये याद होना चाहिए सारा चीज़। ठीक है, लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1931। द रिसोल्यूशंस ऑल इन द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवेल्ट एंड हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लाइक दिस। ठीक है, और 1931 में कराची के जो अधिवेशन, जो सेशन चला था, उसमें उन्होंने पूरा एक ड्राफ्ट रफली रेडी कर लिया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान ऐसा होगा। एक रफ आइडिया। आपको पता है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी काम को करते हो, ठीक है, तो उसका भी एक रफ नोट बनाते हो। अगर हमने कहते कि आप यू हैव टू मेक वन टाइम टेबल, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपने एक बार में बनाया एंड योर टाइम टेबल इज़ परफेक्टली यू गेट रेडी। नो, आपको पहले उसका रफ बनाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, देश की आज़ाद होने से पहले इनके पास जो रफ वर्क था, एक रूपरेखा थी, ऑलरेडी डन कर चुके थे। ये इनका एक प्लस पॉइंट और भी था। फिर था फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो इनके जो राजनीतिक जो संस्थाएं थे, इनसे ये पहले से फैमिलियर थे, क्योंकि ड्यूरिंग फ्रीडम इन्होंने ऐसे कांग्रेस बना ली थी, नेशनल असेंबलीज बना ली थी। तो किसी भी प्रकार के राजनीतिक संस्था के जो कार्य होते हैं, उनसे ये पहले ही फैमिलियर थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस इन 1937, और 1937 में जो ब्रिटिशों ने राजाओं को एक छूट दे रखी थी कि आप अपने स्टेट में, आप अपने क्षेत्र में इलेक्शंस करवा सकते हो, आप अपना राज खुद उस स्टेट में कर सकते हो। मतलब कि वो असेंबली से वो पहले से परिचित थे, इलेक्शन से वो पहले परिचित थे। हाँ, उस टाइम ये आपका जो वोटिंग सिस्टम है एट यूनिवर्सल एडमिट फ्रांचाइज ये नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये कहा था कि आप लोग वोटिंग कर सकते हो अपने स्टेट के अंदर। राजाओं को ये परमिशन दे रखी थी उन्होंने। उसके बाद में ये बहुत अच्छी चीज़ थी इसके अंदर। फिर था कमिटेड टू द इंक्लूनेशंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, right to freedom and equality, and to the protect the rights of minorities in the constitutions of independent। माइनॉरिटी से प्रोटेक्ट करना, मतलब मेजोरिटी से माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना, वोट का अधिकार देना, ये सब चीज़ें उन्होंने उन स्टेट से सीख ली थी। देखिए अब आप, फिर
Thus, some basic values were accepted by leaders much before the Constituent Assembly meant to deliberate on the constitutions. देखिए ऐसी छोटी छोटी यूनिवर्स एडल्ट फ्रांचीज, ठीक है, और मेजोरिटी से माइनॉरिटी को बचाना, इक्वल राइट्स, ऐसी चीज़ें उन्होंने आज़ादी से पहले ही हर चीज़ उन्होंने पैकअप करी थी। किस प्रकार से इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं, लेजिस्लेचर्स काम होगा, इलेक्शंस होंगे, क्या उनके वर्क होंगे, क्या जुडिशरी होगा, किसको क्या काम देना है, एक जो रफ काम है, दे गेट रेडी एट दैट टाइम। फिर था इंस्पिरेशंस फ्रॉम, अब देखिए ये तो था इंडिया के अंदर, उन्होंने बाहर के कंट्री से भी बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, जो आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। द मेयर इलेक्शंस, या यू हैव टू क्लियर दैट। अब जो फोर्थ पॉइंट था उनका वेरी वेरी क्लियर कि उन्होंने कहाँ से कहाँ लिया। Years of thinking and deliberations of the framework of the constitutions had another benefit. कौन सा benefit था? You have to see there. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on terms. दूसरी कंट्री से उन्होंने कई चीज़ें ली, लेकिन खुद के टर्म पे, उसमें कुछ काट छाट भी करी कि वहाँ से उनको चीज़ अच्छी लगी, उन्होंने उसको ली, लेकिन इंडिया में उसको कैसे लागू करना है, इंडिया में उसको कैसे हम प्लेस करें, उसमें उन्होंने काट छाट भी करी थी। ये था कि उसने एज इट इज़ लाके उन्होंने पेश कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने उसमें बहुत चीज़ सोची, और कहते हैं ना कि इतना टाइम लगा संविधान को बनने में, जो डिबेट चली उसमें हर एक पॉइंट पे डिबेट चली। क्या हम इक्वल राइट्स दें, क्या हम यूनिवर्सल फ्रांचाइज दें, क्या हम सोशल इकोनॉमिक्स कल्चर्स, ये हम एजुकेशनल, हम क्या ये राइट्स दें, मतलब हर चीज़ क्या लिमिट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, हर चीज़ के बारे में पहले डिबेट हुई थी। एज इट इज़ वहाँ उसको नहीं चिपकाया गया था, नहीं पेस्ट किया गया था। फिर मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। आपने फ्रांस का रिवोल्यूशन पढ़ा था, ठीक है ना, किस प्रकार से 3 कैटेगरीज में पूरा जो फ्रांस है वो बटा हुआ था, फिर कैसे नेशनल असेंबली बनाई गई थी, फिर उन्होंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली, इक्वल राइट्स वहाँ से लिए थे, वी हैव टू लर्न दैट। फिर सोशलिस्ट रशिया से उन्होंने क्या लिया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसने, अब आप एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट की जो कमेटी मेंबर्स थे, उन्होंने अदर कंट्रीज से क्या क्या लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होने चाहिए कि फ्रांस से उन्होंने क्या लिया, रशिया से उन्होंने क्या लिया, और बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस से उन्होंने क्या लिया। तो फ्रांस से उन्होंने इक्वलिटी ली, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है, चाहे पॉलिटिकल हो। रशियन से उन्होंने क्या लिया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस, ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स से क्या लिया, वो फंडामेंटल राइट्स। तो 3 चीज़ों को उन्होंने बांट के अपने इंडिया के संविधान के अंदर मिला लिया। सो येट दे वर नॉट सिंपली लिमिटिंग व्हाट वर अदर्स हैड डन, एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सुटेड आवर कंट्री और नॉट, कि वो जो हम चीज़ ले रहे हैं, इक्वल राइट्स ले रहे हैं, हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज ले रहे हैं, हम जो सोशलिस्ट स्टेटस ले रहे हैं, क्या वो हमारे इंडिया में सेट बैठता है या नहीं। इस चीज़ पे, हर चीज़ पे बहस हुई, डिबेट हुई, क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद इसको उतारा गया आपके भारतीय संविधान के अंदर। सो ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको पूछ सकते हैं विच आर द फैक्टर्स दैट आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको ये सारे फैक्टर्स लिखने हैं। कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए, तो आपको ऊपर वाले 4 प्रॉब्लम्स लिखने हैं, 5-6 प्रॉब्लम्स लिखने हैं। पूछते हैं कि किसने कहाँ से क्या चीज़ ली, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो आपको नीचे वाले 5 पॉइंट लिखने हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट दे रखी है आपको 1928, 1931, 1937 कब इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, आपको पॉइंट्स भी क्लियर करने हैं। सो गाइड्स, आपका जो 4th टॉपिक है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, टॉपिक आपका ओवर हो चुका है। अगले वीडियो, कल तो हमारा रहेगा, फिर मतलब सैटरडे को तो अगेन हिस्ट्री ऑनलाइन हम पढ़ेंगे। ऑन मंडे वी अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद द न्यू लेक्चर ऑफ सेम चैप्टर एंड द टॉपिक इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो लेसन पढ़िए को आप पूरा पढ़ के देखिए। आपके पास मैंने एक समझाने के लिए नोट्स दे रखे हैं, मैंने इनको समझ के अगर आप पढ़ते हो, 4 पेज, 1 पेज मैं आपको देती हूँ, अगर आप इसको पढ़ते हो, होल चैप्टर इज़ क्लियर, ठीक है। सो स्टे होम, सेव लाइव्स, गुड बाय स्टूडेंट्स।